आज का जो टॉपिक है वो ये है कि हाउ टू हैंडल अ टॉक्सिक गर्लफ्रेंड। एक जहरीली प्रेमिका को कैसे नियंत्रित करें, कैसे टैकल करें। यहाँ पे गर्लफ्रेंड लगने का मतलब ये नहीं है कि बॉयफ्रेंड टॉक्सिक नहीं होते, ये दोनों में अप्लाइड है। तो कहीं भी ये मत सोचे कि ये लड़की बेस्ड बना रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लड़के जो हैं वो भी ज़्यादती करते हैं, ऐसा नहीं है। और बहुत सारी लड़कियां हैं वो भी ज़्यादती करती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरी रिसर्चेस में जितना मैंने देखा है, आप लोग इसमें नीचे कमेंट करिएगा। शादी के बाद लड़कों के दोस्त रहते हैं पर लड़कियों के दोस्त नहीं रहते। उसके कुछ रीजंस हैं, क्योंकि लड़कियों के ज़्यादातर जो दोस्त होते हैं वो लड़के होते हैं। अब अगर वो उनसे कम्युनिकेट करेंगी शादी के बाद, तो प्रॉब्लम क्या है कि ससुराल वाले का प्रॉब्लम है, पति का शक, तो ये एक इश्यू हो जाता है। तो हो सकता है वो इस वजह से नहीं करते हो। प्लस अपना भी एक होता है ना, डिस्कम्फर्ट होता है कि यार लड़के के साथ अब क्या घूम रही हूँ, है ना। और क्या पता जो उनके दोस्त हैं उनकी भी शादी हो गई हो। और ज़्यादातर लड़कियों के शादी के बाद दोस्त नहीं होते। ये मैंने टिपिकल एक यूपी दिल्ली मिडिल क्लास फैमिली में देखा है, बिहार नॉर्थ इंडिया फैमिली में, और साउथ में भी और है वो। तो वहाँ तो यहाँ पे भी है, तो पूरे इंडिया में ऑल ओवर, राजस्थान से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक, ठीक है, और कन्याकुमारी से कश्मीर तक। ये चीज़ मैंने देखी है कि शादी के बाद जो है लड़कियों के जो है ना वो दोस्त नहीं होते। अब उनको जब दोस्त नहीं है तो उनको सारी की सारी जो रिक्वायरमेंट है वो किससे चाहिए? पति से चाहिए। पति दोस्त बने, पति घुमाए, पति बॉयफ्रेंड बने, पति प्रेमी बने, पति पापा बने, रिश्तेदार बने। पति के साथ सारे रिश्ते होते हैं उनके। अब पति के ऊपर प्रेशर आ जाता है, ये चक्कर होता है। वेरएस कभी भी ऐसे पति को मैंने नहीं देखा जिसने ये कहा हो कि तुम अपने दोस्तों के साथ घूमने मत जाओ। वो तो खुद ही कहता है मैं जा रहा हूं उत्तराखंड या हिमाचल या दुबई वटेवर, और तुमको जाना तो तुम भी जाओ। अब प्रॉब्लम क्या होती है कि क्योंकि इनके दोस्त होते नहीं है, तो सारी की सारी जो जिम्मेवारी होती है वो पति की होती है। अब वो क्या करते हैं कि जैसे ही पति दोस्तों के साथ घूमने गया तो वहां पे टॉन्टिंग चालू हो जाएगी, सरकाज़म चालू हो जाएगा। और अच्छी लड़की है तो सरकाज़म करती है, टॉन्टिंग करती है कि तुम्हारे लिए तो तुम्हारा यही बहुत दोस्त है, तुम्हारा अच्छा, उन्हीं के लिए तो तुम जीते हो, उन्हीं के लिए तो तुम मरते हो। और अगर टॉक्सिक लड़की है तब तो उसने सीधा पाबंदी लगा रखी है कि भैया आप जा ही नहीं सकते, आपको जहां जाना है आप मेरे साथ जाइए। आपको मनाली जाना है मेरे साथ जाइए, आपको हिमाचल जाना है मेरे साथ जाइए, आपको यहाँ जाना मेरे साथ, वहाँ जाना मेरे, दार्जिलिंग जाना मेरे साथ जाइए, दुबई जाना है मेरे साथ, हगना है मेरे साथ हगिए, पेशाब करना है मेरे साथ पेशाब करिए। देखे जल्दी किसकी होती है, क्या आपकी पेशाब जल्दी खत्म होगी या मेरी पेशाब जल्दी खत्म होगी? और अगर आपकी पेशाब खत्म हो गई तो आज मैं जीत गई, और आपकी खत्म हुई तो कल आप जीत गए। तो इसमें क्या होता है कि सारा का सारा जो मामला है टॉक्सिसिटी का आ जाता है, और लड़कियां जो हैं वो दोस्तों से मिलने नहीं देती। इसका सबसे बड़ा जो रूट कॉज वो यही है कि उनके खुद के दोस्त नहीं होते। और यहाँ पे कई लड़कियों को मिर्ची लगेगी इस बात से, नहीं लगेगी तो माफ़ी चाहता हूँ, हो सकता है आपकी अभी शादी ना हुई हो। शादी के बाद कॉन्टैक्ट लड़कियां तोड़ देती हैं अपनी सहेलियों से, अपने दोस्तों से। अब आप कहोगे नहीं हमारी सहेली को तो शादी हो गई, ऐसा नहीं है। वो आपसे खुद ही कनेक्शन नहीं रखना चाहती। आप बात करोगे तो भी वो बात नहीं करेगी, और वो आपसे बात करेगी, आप बात नहीं करोगी। तो आपका आपस में ही इतना मोह माया है, द्वेष है आपका आपस, मोह माया नहीं द्वेष है। तो शादी के बाद जो लड़की होती है उसके दोस्त होते नहीं हैं। अब किसने नहीं बोला है कि दोस्त मत बनाओ, भाई बनाओ दोस्त, मना थोड़ी किया है, लेकिन आप पाबंदी नहीं लगा सकते। तो टॉक्सिक लड़कियों की जो पहचान होती है पहले वो समझना जरूरी है। जो आपकी फ्रीडम को कॉम्प्रोमाइज कर दे वो टॉक्सिक लड़की है, चाहे वो कोई भी फ्रीडम हो।
चाहे वो चैन से बैठने की फ्रीडम हो, चाहे वो कमरे में अकेले बैठने की फ्रीडम हो, चाहे वो ट्रैवल करने की फ्रीडम हो, चाहे वो कोई ऐसा काम करने की फ्रीडम हो जो आपके लिए ज़रूरी है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको लगता है कि आपको गिटार बजाना सीखना है, लेकिन वो आपकी वाइफ प्रेशर कर रही है कि क्या गिटार बजाते रहते हो, अब काम कौन करेगा सारे, है ना, ये देखो सारे काम पड़े हुए हैं, है ना, और ऑफिस 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 कौन जाएगा, कल रात में तुमने 2 घंटे गिटार बजाया तो अब तुम ऑफिस के लिए लेट हो गए, और ये सब छोड़ दो, ये सब नहीं है। तो वो समझे ना बेसिकली, है ना, वो समझे ना, वो कहे कि भैया ये सब, मतलब वो शी इज नॉट अंडरस्टैंडिंग कि हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़ फॉर योर पीस ऑफ माइंड। ठीक है। सो टॉक्सिक लड़की की पहली पहचान होती है कि वो लड़के की फ्रीडम ख़त्म करती है, और यही चीज़ लड़कों के साथ भी है कि लड़के क्या करते हैं कि हद से ज़्यादा डोमिनेट करते हैं, नियम कानून लागू कर देते हैं और उनकी फ्रीडम को ख़त्म कर देते हैं। अब वो फ्रीडम क्या होगी? ज़्यादातर देखिए लड़कियों की अगर फ्रीडम देखें तो उनकी ये फ्रीडम नहीं होती कि हमें अपने दोस्तों के साथ घूमना है, उनकी अपनी एक पर्सनल कोई फ्रीडम होती है। अब मुझे इसके बारे में थोड़ा जानकारी कम है तो मैं इस कंटेक्स्ट में भी नहीं जाऊँगा कि अब शादी के बाद आपकी क्या फ्रीडम है। हो सकता है आपको कोई काम करना हो सकता है आपको फैशन डिज़ाइनिंग करनी हो, कुछ करना हो, कि काम नहीं करने दे रहा, घूंघट में रखता है, व्हाटएवर जो भी है ना, पॉजेसिव है, शक करता है, ये वो, तो वो सब चीज़ें टॉक्सिसिटी में आ जाएंगी लड़कों के हिसाब से। लड़कियों के हिसाब से ये टॉक्सिसिटी में आता है कि दे आर टॉन्टिंग। अगर लड़की अच्छी है तो वो टॉन्ट करेगी, अगर लड़की बेकार है, टॉक्सिक है, तो वो पाबंदी लगाएगी। मतलब दोनों केसेस में आपको टॉन्टिंग या सरकाज़म तो मिलना ही मिलना है। मिनिमम टॉन्टिंग मिलेगी कि तुम्हारा वही अच्छा है, कल उसके साथ तुम घूमने चले गए, है ना, तुम्हारा ये अच्छा है, तुम तो वहीं पड़े रहो सारा दिन, तुमको तो वहीं अच्छा लगता है, मनाली में क्या काम करने चले जाते हो, 3 दिन काम से नहीं आते हो, यहाँ क्या कर रहे थे, वहाँ क्या कर रहे थे, व्हाटएवर जो भी है ना, कि तुम्हारा दोस्त है तो वही तुम्हारे लिए सब कुछ है ना, तुम्हारा जो भी है व्हाटएवर। तो ये टॉन्टिंग वॉन्टिंग आती रहती है। तो अब इन चीज़ों को आइडेंटिफाई पहले करना ज़रूरी है। अब इसमें गलती किसकी है? गलती एक बैल बुद्धि लड़के की है, इसमें किसी की गलती नहीं, गलती तुम्हारी है। तुम घोंचू हो, तुम हो बेवकूफ, तुम्हारे जैसा मूर्ख आदमी मैंने आज तक नहीं देखा। लड़की की कोई गलती नहीं इसमें, आपकी प्रॉब्लम है। आपने जब प्यार किया, जब आप रिलेशनशिप में गए, शादी से पहले, जब आप लव मैरिज कर रहे थे उससे पहले की बात है, जब आपने चक्कर चलाना चालू किया, अफेयर आपका चालू हुआ, तब आप क्यों ऐसी चीजें करते थे जो चीजें आप शादी के बाद नहीं कर पाओगे? जैसे कि रात में 4-4 बजे तक बात करना। अब ये तुमने 2 घंटे बात करी, सुबह शाम को 2 घंटे बात करी, ऐसे 2 साल तक चला। अब शादी के बाद तुम बदल गए, तो किसकी गलती हुई? तुम्हारी गलती हुई। शादी से पहले तुमने कहा कि जो तू कहेगी मैं वो करूंगा, तू जहां बोलेगी मैं वहां बैठूंगा, तू अगर चाहेगी मैं सबको छोड़ दूं, मैं सबको छोड़ दूंगा, तेरे ही साथ मरूंगा, तेरे ही साथ जीऊंगा। अब तुम कह रहे हो मुझे दोस्त चाहिए, अब तुम कहे हो कि मुझे नहीं, मुझे ये करना, मुझे तो तुम्हारी तो शुरू स्टेप 1 से ही तुमने गलती कर रखी। स्टेप 1 से तुमने अगर चीज़ें सही रखी होती तो वो लड़की तुम्हारे पर नहीं चढ़ती, लेकिन स्टेप 1 से तुमने गलती कर रखी है। स्टेप 1 से ही तुमने अपनी कटवा रखी। अब चलो ठीक है, पहला रिलेशन तुमने कटवा लिया, उससे भी तुमने नहीं सीखा, अब तुम दूसरे रिलेशन में आए, वहां भी तुम तलवे चाटने लगे। भाई देखो, मेरी बात ध्यान से सुनो, हो सकता है मेरी बातें किसी को समझ ना आए। मेरी रजनीश ओशो की और कृष्णमूर्ति की ये सब बातें किसी को समझ में नहीं आती। कृष्णमूर्ति तो रिलेशनशिप के बारे में इतना नहीं आते थे। अगर रजनीश ओशो को सुनोगे आप तो आप देखोगे कि ही वॉज, मेरी और उनकी बातें काफ़ी सिमिलर लगेंगी अगर आप देखोगे तो। लेकिन कई लोग यहाँ ओशो को नहीं सुनते हैं। अगर आप ओशो को सुनना चालू कर दो ना तो आपको लगेगा कि मैं कॉपी कर रहा हूँ उनको, क्योंकि मैं खुद जब सुनना चालू किया तो मुझे लगा ये मेरे को कॉपी कर रहे हैं, क्योंकि सत्य वही है, तो ऐसा लगता है कि आप कॉपी कर रहे हो। एक ओशो की वो थी कि स्त्रियां जब, औरतें जब घर में होती हैं तो रणचंडी बनी रहती हैं। रणचंडी मतलब मार काट करने वाली देवी, रणचंडी। और जब स्त्रियां बाहर होती है तो उनको सारा सौंदर्य और श्रृंगार होता है, तो उनका जो रस है वो बाहर दिखाने में मिलता है उनको सबसे ज्यादा। कि द मोमेंट दे स्टेप आउट ऑफ द जिम, लड़के जिम जाएंगे इतना बाल नहीं झाड़ के जाते, लड़कियां जाएंगी लिपस्टिक लगा के आ रही, ये लगा के आ रही, वो लगा के आ रही, तो
अभी रिसेंटली एक मेरे सब्सक्राइबर हैं, वो कहते हैं कि आप लिपस्टिक बोलते हो, वो लिपस्टिक होता है, लिपस्टिक नहीं होता, आप गंवार हो। मैंने कहा तुम्हारे जैसे घोंचू मैंने पहली बार देखा है। अरे भैया मैं यूपी से हूँ, ठीक है, मैं अपना डायलेक्ट बोल रहा हूँ, मेरे से ज़्यादा प्रोनाउंसिएशन सही नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो रिसेंटली एकदम से मतलब मुझे याद आ गया बात करते करते कि मुझे पता है उसको लिपस्टिक बोलते हैं, ठीक है। मैं क्लब्स में भी घूमा हूँ और मैं गांव में गैया भैंसी भी चराया हूँ, ठीक है, और बैठ के खाया हूँ। मेरे फतेहपुर में मेरे ताऊजी रहते हैं, यूपी फतेहपुर में, और मैं वहाँ जाता था, वहाँ पे मैं फसलें ऐसे भी निकाला है मैंने, और कुएं से पानी निकाला है, नहाया है, और नीचे बैठ के। तो मैं गाँव में भी रहा हूँ अच्छे से, और मैं क्लब्स में भी गया हूँ, तो मैं दोनों जगह सही हूँ। मेरे को कहीं कोई पहचान नहीं सकता कि मैं गाँव का हूँ, या अगर मैं गाँव चला गया तो बोल दे शहर का है, क्लब का है। नहीं, अगर मुझे चम्मच मिलेगा तो मैं चम्मच से खाऊंगा, और अगर मैं हाथ से हाथ से खाऊंगा। तो यही चीज़ मेरी है। तो अगर मेरे डायलेक्ट में आपको लगता है कि थोड़े कुछ प्रोनाउंसिएशन इश्यूज होते हैं, वो जानबूझ के इसीलिए होते हैं क्योंकि मैं जानबूझ के करता हूँ। एनीवे, कमिंग बैक टू द टॉपिक। तो लिपस्टिक लगा के जाएंगी जिम, लड़के नहीं जाते, तो उनको रस ही इसी चीज़ में प्राप्त होता है कि वो जब बाहर निकलती हैं तो उनको एक काफ़ी दिखाना होता है अपने आप को, और वो ही तो। और मर्दों का अलग होता है, मर्दों का होता है कि उनको शो ऑफ करना हो सकता है, कार का शो ऑफ कर दिया, या उनको वहाँ से रस मिलता है। ये ऊपर ऊपर लोगों की बातें। तो ठीक है, सो ये ओशो की कहानी वो थी। तो ही वॉज मोर ब्लंट, मैं तो फिर भी थोड़ा सा नमक पट्टी लगा के चीनी शहद लगा के बात करता हूँ। ओशो का तो अलग ही लेवल है, मतलब सीधा बोलते हैं, समझो ना समझो। डायरेक्ट उन्होंने ब्राह्मणों को भी बोल दिया, डायरेक्ट उन्होंने ब्राह्मणों को पता क्या बोला, वो कह रहे हैं ब्रह्म का आचरण करने वाले ब्राह्मण होते हैं। ब्रह्म का आचरण, जो ब्रह्म का आचरण आज पता कुछ और ही हो गया है, आज उनको पता भी नहीं है कि ब्रह्म क्या होता है। और तो मतलब मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये एक्चुअली वहां पे उन्होंने बोला, तो एक्चुअली उन्होंने बोला है। तो ये मतलब मेरे ऊपर इसका चिट्ठा मत फाड़ियो कि मैंने बोल दिया, ठीक है। एनीवे, तो ठीक है। तो आज बेसिकली क्या होता है कि जब जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप टॉक्सिसिटी में हो तो ये आपकी गलती है एज अ बॉय। तो आप स्टेप 1 से सही रखो, स्टेप 1 से रखो कि मुझे क्या चाहिए। जैसे मुझे अच्छे से पता है, क्योंकि मैं 2-3 रिलेशन में जा चुका हूँ, तो मुझे अच्छे से पता है कि मेरे को कैसे ट्रीट करना है, कितना सर चढ़ाना है, कितनी चीज़ें ऐसी बतानी हैं जो चीज़ें ज़रूरी हैं। अब लोग क्या करते हैं कि हर चीज़ बता देंगे कि बचपन में ना एक बार क्या हुआ कि एक नौकरानी आई और उसके साथ मैंने किस कर लिया था, मैं 12 साल का था, और सब बताने लगेंगे कि मेरा एक दोस्त था, वो एक बार कह रहा था तू पीछे घूम जा, मैं पैंट उतार के तेरी पीछे से मारूंगा। तो वो सब बताने लगते हैं लोग, मतलब दुनिया की सारी चीज़ें बताने लगेंगे कि भाई अलग ही लेवल। मतलब आप क्यों बता रहे हो भाई? आपको पता है कि वो बता रही है कि नहीं बता रही है? आपको पता है कि वो कितनी चीज़ें छुपा के रखी हुई है आपसे? आप अगर पूछोगे ना कि आपका पिछले बॉयफ्रेंड से कितना सेक्स हुआ आपका, तो पता है क्या बोलेगी? ना ज़्यादा हुआ था ना कम हुआ था, जबकि आपको भी पता है कि बहुत ज़्यादा हुआ था। तो आप क्यों बता रहे हो? आप क्यों चीज़ें इतनी क्यों, मतलब आप देखो सामने वाला अगर बता रहा है तो ठीक है, आप भी थोड़ा बहुत खोल दो। कई बार हमसे कुछ गलतियां हो रखी होती, कई बार 16-16 साल की उम्र में 32-32 40-50 साल की लड़कियों के साथ, औरतों के साथ कुछ लड़कों ने कांड कर रखे होते हैं। वो आपको क्या ज़रूरत है बताने की? उससे आपकी इमेज खराब होगी, ठीक है। तो आप क्यों बता रहे हो? आप हर चीज़ इतना ऑनेस्ट होना ज़रूरी नहीं है रिलेशनशिप में। ऑनेस्टी वहाँ तक रखो कि ठीक है, मेरे पास्ट में जितना आपको जानना आप जान सको, थोड़ा बहुत जान लिया कि हाँ इसके साथ थे उसके साथ। अब हर चीज़ बता दे रहे हो कि मैं क्या करता हूँ, मैं नाक निकाल के खाता हूँ अपनी, मैं ना नाखून खा लेता हूँ अपने, मैं बाल नोच नोच के खाता हूँ। भाई आप क्यों बता रहे हो? क्यों ऐसी चीजें बता रहे हो भाई? आपको पता है कि उसकी भी कुछ बुरी आदतें होंगी, वो नहीं बताती आपको, तो वो नहीं बता रही तो आप क्यों बता रहे हो? हर चीज में आपको टॉक्सिक अपना। तो बेसिकली क्या है कि इतना ऑनेस्ट भी नहीं होना, मतलब कहां तक ऑनेस्टी होनी चाहिए मेरे हिसाब से, जहां तक जरूरी है कि भाई आपने सेक्स किया कि नहीं किया, ठीक है, ये जरूरी है जानना। आपने जान लिया, अब आपने कैसे किया, क्या आपने पीछे से भी किया, आगे से भी किया था,
क्या आपने ब्लो जॉब भी दिया, क्या आपने ये किया वो किया, ठीक है आप थोड़ा बहुत पूछ लो, लेकिन आप इतनी डिटेल में क्यों जा रहे हो, है ना? क्योंकि आपको इस दूध के धुले थोड़ी, आपने भी तो कुछ, अगर आपने भी सेक्स किया होगा तो आपने भी कुछ ना कुछ ऐसा काम किया होगा, तो मतलब आप पूरा डिटेल में जा रहे हो कि एनीवे, तो इस तरीके की चीज़ें होती। तो टॉक्सिसिटी जो है बेसिकली, कोई भी अगर ओवर पॉसेसिव है, अगर आपके ऊपर आपकी फ्रीडम को कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा है, आपके ऊपर अननेसेसरी हुक्म चला रहा है, आपके ऊपर अननेसेसरी ऐसी चीज़ें क्रिएट कर रहा है, जो प्रेशर क्रिएट कर रहा है, जो अननेसेसरी प्रेशर है। जैसे फॉर एग्जांपल कि 50,000 की जॉब है, क्या लगे रहे हो, या 1.5 लाख की जॉब होनी चाहिए, 2 लाख की जॉब, और प्रमोशन के लिए भागो। कई लोग, अभी रिसेंटली मैं एक संदीप महेश्वरी के सेशन देख रहा था, उसमें एक आदमी आया, कहता है सर वाइफ की ज़रूरतों के लिए काम करते हैं, वाइफ के कुछ ड्रीम्स हैं वो पूरे करने। तो संदीप महेश्वरी ने अच्छा रिप्लाई दिया, उन्होंने कहा कि वाइफ के ड्रीम्स है तो वाइफ से बोलो अपना काम चालू करे, अपने ड्रीम्स पूरे करे। मैं आपके ड्रीम्स पैदा करने के लिए थोड़ी पैदा हुआ हूँ भाई। आपके अननेसेसरी ड्रीम, आपके वांट्स, जो आपकी नीड्स हैं, कि मान लो खाना पीना कपड़ा लत्ता, ठीक है हो गया। अभी रिसेंटली कुछ 2-3 साल पहले की बात है, 2-2.5 साल हो गए इसको, एक लड़की थी मेरी, लखनऊ की लड़की थी, उससे मेरी बात चालू हुई शादी.com से। ऐसे ही मतलब मैं शादी.com पे नौटंकी कर रहा था। तो 2 किस्से बताऊंगा शादी.com पे, क्योंकि मैं सोच रहा था कि चलो अब शादी वादी कर ले। उस वक्त था मेरा डिज़ायर, तो लड़की चली गई थी, तो मैंने कहा चलो ठीक है 2-2.5 साल में देखते हैं, एक बार यहाँ पे भी मुंह मारते हैं। तो देखा जाके शादी.com पे, तो एक लड़की आई, उससे बात हुई, सुंदर थी काफ़ी, तो लखनऊ में, और बात हुई, सब कुछ बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। तो कहती है आप ना मुझे महीने के ना सिर्फ 10,000 दे देना, पहले कॉल में। शादी के बाद आप मुझे महीने के 10,000 दे देना, मुझे ना शॉपिंग करने का काफ़ी शौक है। तो मैंने कहा यार ये ठीक है 10,000, क्या आपको हो सकता है मैं 50,000 दे देता, लेकिन आप पहली ही कॉल पे 10,000 पे मांग रहे हो, तो आपका तो मतलब इंप्रेशन ही गलत हो गया सारा। जानबूझ के आपने इंप्रेशन खराब कर दिया। आप मुंह पे बोलोगे कि मैं आपको प्यार करती हूं, लेकिन मुझे पता है ना आप मेरे शादी क्यों कर रहे हो। आप मेरा म्यूजिक में इंटरेस्ट है, वो आपने नहीं बात करी, आप उस पर बात नहीं कर रहे हो। आप कह रहे हो कि ना बस मुझे शादी के बाद 10,000 रुपये दे देना, मुझे ना, मैं रोज आपको नई लड़की मिलेगी। ऐसे उसने बोला कि आपको रोज नई लड़की मिलेगी। तो मैंने कहा कि यार ये मतलब कपड़े के पीछे तो वही है ना, नई लड़की क्या मिल जाएगी उसमें, ठीक है। तो इस तरीके से दूसरा किस्सा शादी.com का आपको सुनाता हूं। एक लड़की से बात हुई, उसके बिलीफ सिस्टम बहुत स्ट्रांग था, बहुत स्ट्रांग बिलीफ सिस्टम था। मतलब उसने कहा कि हर चीज डेस्टिनी से होती है, और अगर आपका मेरा मिलना है तो डेस्टिनी से। आपका यहाँ पे शादी.com पे लोग आते हैं सेक्स करने के लिए, और अगर मुझे मिलना होगा तो मिल जाएगा, नहीं मिलना होगा तो नहीं मिलेगा। ये सब झूठ है। उस समय क्या बात, उस समय थोड़ा बहुत बहस किया, मुझे समझ में आ गया कि बिलीव बहुत स्ट्रांग है इसका, तो छोड़ दिया मैंने। तो ये भी टॉक्सिसिटी क्रिएट करता है कि अननेसेसरी आप बिलीफ सिस्टम मेरे ऊपर डाल रहे हो, मेरी बातें ही नहीं सुन रहे हो, कि आपके बिलीफ सिस्टम को लेके आप कितना स्ट्रांग हो, कि अगर मैं ब्रह्म को मानता हूं अल्टीमेट रियलिटी, और आप किसी और चीज को भगवान मान रहे हो, तो उसमें मेरा कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है आपके साथ। तो वो एक बिलीफ सिस्टम की टॉक्सिसिटी भी होती है। तो जहां पे आपने कहा कि यार ये तो बहुत बिलीफ सिस्टम की टॉक्सिसिटी है, मतलब ये तो मतलब नहीं हो पाएगा, पॉसिबल नहीं है। और सबसे बड़ी चीज जो है वो वही है कि स्टेप 1 से लड़का जो है वो चीजें क्लियर नहीं रखता है कि भाई देखो मेरे लिए, जैसे मेरी अभी जो करंट गर्लफ्रेंड है, मैंने उससे क्या बोल रखा है, शुरू से बोल रखा है, मैंने कहा देखो मेरे लिए मेरे माँ बाप, तुम, होने वाले बच्चे, संगीत, बिजनेस, पैसा, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, ये मैं दूसरे प्लैनेट पे रखता हूं। या ये नहीं कह सकते इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने ये बोला हाँ ये जीवन नहीं है, सॉरी मैंने कहा ये जीवन नहीं है मेरा, मैं ये सब दूसरे प्लैनेट पे रखता हूं। मैं और मेरा जीवन जो है वो दूसरे प्लैनेट पे रहते हैं। मतलब ये जो जीवन है ना, जीवन आपकी पत्नी नहीं है, जीवन आपका माँ बाप नहीं है, जीवन आपका काम नहीं है। लोग
लोग कहते हैं गिटार ही मेरी गर्लफ्रेंड। संगीतज्ञों को मैं अच्छे से जानता हूं, जितने भी संगीतज्ञ हैं, बहुत लोगों से उठा बैठा हूं, गिटार ही मेरी गर्लफ्रेंड है। अरे घोंचू, गिटार को गर्लफ्रेंड का दर्जा दे ही क्यों रहे हो तुम? इसका मतलब तुमको गर्लफ्रेंड चाहिए। भाई गर्लफ्रेंड नहीं मिली तो तुमने क्या बोला? गिटार मेरी गर्लफ्रेंड है। इसका मतलब तुमको चाहिए गर्लफ्रेंड ही अल्टीमेटली। तो तुम ये बोलो ना मुझे गर्लफ्रेंड चाहिए, तुम गिटार को मतलब ऐसा कंपनसेशन क्यों यूज कर रहे हो उसको? गिटार ही मेरी गर्लफ्रेंड। अरे गिटार अपनी अलग जगह है, गर्लफ्रेंड अपनी अलग जगह। ऐसे ही मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को बोला, मैंने कहा देखो ये मेरे लिए जीवन नहीं है। मैंने कहा तुम कभी जीवन नहीं हो सकते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूं, तुमसे अटैच नहीं हूं, बहुत अटैच नहीं, लेकिन तुम जीवन नहीं हो। तो तुम जीवन नहीं हो तो अब तुम मेरे ऊपर हावी नहीं हो सकते। तो मैंने उसको साफ साफ बोल रखा है कि भाई देखो ऐसा है, कुछ चीज़ें कभी कभी ना मेरे अंदर बहुत सारे फॉल्ट्स हैं। मैं टाइम पे नहीं आ पाता, मैं टाइम से उठ नहीं पाता हूँ, मैं कहीं टाइम पे आना मैं नहीं आ पाता हूँ। मैंने कुछ कमिट कर दिया आपको, हो सकता है मेरे को लेट हो जाए आधे घंटे, तो हो सकता है मेरे साथ ये सब पहले ही बता रखा है मैंने। तो अब कॉन्फ्लिक्ट नहीं होते इतने, पहले बहुत कॉन्फ्लिक्ट होते थे इन सब चीज़ों को लेकर। हैविंग सेड दैट, कभी कभी क्या होता है कि उम्मीदें बहुत बढ़ जाती हैं आपके पार्टनर की आपसे, तो उसमें भी आपको बोलना पड़ता है देखो मैं मेरे से इतनी उम्मीद नहीं कर सकते आप, है ना, क्योंकि शुरू से ही स्टेप 1 से ही मेरे साथ ये उम्मीदें थी, मैं नहीं कर पाऊंगा ये सब चीज़। सॉरी कि मैं आपको 4 बजे तक बात करूं, मेरे से नहीं हो पाएगा। कि मैं 2 घंटे बात, मेरे से नहीं हो पाएगा। मैं आधे घंटे 1 घंटे मैक्सिमम 1 घंटा बात कर सकता हूँ, उससे ऊपर मेरे से नहीं हो पाता है, शुरू से बता रखा है। अब जब आप प्यार करते हो, लड़के लड़की जब प्यार करते हैं तो बात एक्चुअली उनकी पोटेंशियल बात करने की 1 घंटा है, लेकिन शुरू में क्योंकि नशा होता है लड़की का, उसके शरीर को छूने का, उसको स्पर्श करने का, आदमी बैलहा होता है, हनीमून फेज होता है, तो आदमी क्या करता है? आदमी 4 बजे तक बात कर रहा है। अब उसको आदत लग गई 4 बजे तक बात करने की। अब शादी के बाद आपने क्या कहा कि मैं बात ही नहीं कर रहा हूं। अब आप दुनिया की सारी चीजें लाके दे रहे हो, कार लाके दे रहे हो, उसको कपड़े लाके दे रहे हो, लेकिन वो गुस्सा है क्योंकि आप बात ही नहीं कर रहे हो। अब आपने कहा मुझसे बात नहीं हो पाएगी। अब शादी के बाद आप एकदम से बदल गए, तो ये आपकी प्रॉब्लम है ना। आप क्यों ऐसी, आप पहले ये समझो ना कि मैं क्या हूं, मेरे लिए क्या जरूरी है, क्या मैं कैसा हूं। क्या ये आपको पता है कि मैं कैसा हूं? नहीं पता। बस नाटक करवा लो लड़कियों के नाम पे, कुछ भी कर देंगे हम तो। अरे घोंचू, 3-4 महीने में सब बोरिंग हो जाता है, ठीक है। और अगर पहली बार प्यार कर रहे हो तो 6-7 महीने 8 महीने लगेंगे। तो ये चीजें क्यों नहीं समझ में आती लोगों को? फिर आप अपने रौद्र रूप में आओगे, जो पुराना रूप है। 2 पर्सनैलिटीज होती हैं, एक होती है 6 महीने की शुरू की पर्सनैलिटी, जिसमें सब अपना बेस्ट दे रहे होते हैं और वही कर रहे होते हैं जो सामने वाला चाह रहा होता है। 6 महीने के बाद आदमी वो करता है जो मैं चाहता हूं। तो रियल प्यार जो चालू होता है, रियल अटैचमेंट जो चालू होता है, वो होता है 1 साल बाद, 6 महीने बाद। अब आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है? शादी के बाद ये नहीं होता है कि आई लव यू और ये सब नहीं होता शादी के बाद। शादी के बाद मोस्टली इंपॉर्टेंट होता है कि यू आर अ फ्रेंड एंड यू आर अंडरस्टैंडिंग कि ओके ठीक है, दिस इज हिज प्राइवेट स्पेस, आई कैन नॉट एंटर हिज प्राइवेट स्पेस, दिस इज द थिंग ही वॉन्ट्स टू डू, ही वॉन्ट्स टू गो आउट, ही वॉन्ट्स टू स्टे अलोन, he wants to go with friends, but this is the way he is, you have to accept it. Now where, क्या आपको सब कुछ एक्सेप्ट कर लेना चाहिए? नहीं। कि अगर वो कह रहा है मैं दोस्तों के साथ ही घूमूंगा, तेरे साथ घूमूंगा ही नहीं, तो ये प्रॉब्लम है। मैं कह रहा हूं कि अगर आप 2 बार 3 बार बीवी के साथ घूमते हो, बच्चों के साथ घूमते हो, तो 1 बार तो दोस्त के साथ घूम सकते हो। अब अगर आप 3 बार दोस्तों के साथ घूमोगे तो बीवी को ऑब्वियसली प्रॉब्लम होगी। और अगर आपको इतनी ही प्रॉब्लम है कि आपको दोस्तों के साथ ही घूमना था, तो आप शादी मत करो, ठीक है। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि अगर आप अपने लिए कुछ करोगे तो वो उसका 2 बार आपको आपकी बीवी के लिए करना पड़ेगा। ये चीज लोगों को समझ नहीं आती। तो वहां पे बीवी के लिए नहीं करना है, आप दोनों के लिए करना है। हम के लिए करना है, और मैं के लिए 1 बार करना है, और हम के लिए 2 बार करना है। तो अगर आपको लगता है कि मुझे अकेले ट्रिप पे जाना है, तो आप पहले उसको 1-2 बार 3 बार घुमाया हो, ठीक है। फिर उसके बाद को आप देखो मैं जा रहा हूं, तो ये ठीक है, आप ठीक जा रहा हूं। हैविंग सेड दैट, ऐसा कोई मतलब ये मत सोच लेना कि मैं कह रहा हूं कि भाई नहीं, बिल्कुल आप जो करना चाहते हो वो करो। ऐसा नहीं होता भाई। आप एक लड़की को दूसरे घर से लेके आए हो, ठीक है, तो
आप दो लोग रह रहे हो साथ में, अब वो आपका घर नहीं है, लाइफ आपकी लाइफ नहीं है, उसकी लाइफ भी हो गई है, उसके भी अपने मूड है, टैंट्रम्स है, वो इन्वॉल्व है। तो अब आपको दोनों को साथ में रहना है, अब आपको दोनों को साथ में रह के अंडरस्टैंड करना है एक दूसरे को। और प्लेजर फ्यूल तो बिल्कुल नहीं होगा। जो ये लोग सोचते हैं ना, अरे अब साथ में रहेंगे बड़ा मजा आएगा, मजा नहीं होगा। देर इज नो मजा आफ्टर मैरिज। ठीक है, वंस अगेन आई टेल यू, देर इज नो मजा आफ्टर मैरिज। द ओनली थिंग रिमेन्स इज बिकॉज यू लव समबडी, you are attached with somebody, you cannot leave her because it will give you pain. So there is the feeling of कि ये मेरे से अलग ना हो जाए, इस वजह से आप अलग नहीं हो रहे। नॉट बिकॉज कि इससे मुझे प्लेजर मिलता है। प्लेजर मिलता है, ऐसा नहीं है नहीं भी मिलता, प्लेजर मिलता है, पर 30-40 दिन में एक बार। कभी आप एकदम से उठोगे, आपको लगेगा यार कितनी अच्छी लड़की है ये, मैं बहुत लकी हूँ। और ज़्यादातर आप उठोगे, आप कहोगे हटाओ यार, क्या मतलब इस, क्या फालतू का नाटक, पता नहीं क्यों मैंने शादी कर ली, है ना। तो ऐसा कभी कभी होता है। तो बहुत ज़रूरी है कि आप ऐसा पार्टनर सेलेक्ट करें जो बहुत फ्लेक्सिबल हो, वो आपकी फ्लेक्सिबिलिटी और अपनी फ्लेक्सिबिलिटी समझे और उस फ्लेक्सिबिलिटी को एक्सेप्ट करे। आपके हिसाब से फ्लेक्सिबल हो और आप उसके हिसाब से भी फ्लेक्सिबल होने चाहिए। रिजिड पार्टनर मत ढूंढना कि मैं ऐसा ही चाहती हूं और ऐसा ही होगा। और 99% लड़कियां जो होती हैं ना, वो ऐसी ही होती हैं। वो डोमिनेट करती हैं, वो फ्रीडम कॉम्प्रोमाइज करेंगी, वो फ्रीडम पे अटैक करेंगी पति के, वो डोमिनेट करेंगी कि ऐसे चल, ऐसे चल, वैसे चल, ऐसे चल। और वो चीज लोगों को पसंद नहीं, क्योंकि आप सारथी नहीं हो, है ना। आप कोई रथ नहीं चला रहे हो कि मैं रथ के आगे घोड़ा हूं, आप पीछे बैठे हुए हो, है ना। तो आप, दिस इज नॉट अ गुड थिंग, राइट। सो शादी आदमी करता है आज़ादी के लिए। अब आप आज़ादी अगर भंग कर रहे हो किसी की, मेनली यही है, जो आज़ादी है ना वो भंग हो जाती है। तो टॉक्सिसिटी का एक सिंपल सा रूट कॉज है, वो है कि आपकी फ्रीडम को अगर नहीं समझ रहा है ना, उसको खत्म करो तुरंत, और अभी खत्म करो। क्योंकि शादी के बाद आपको नोच लेगी, आपकी खाल नोच लेगी, रगड़ मार देगी आपके बाद। लोग सोचते हैं हम शादी के बाद तलाक दे देंगे। अरे भैया, नहीं दे पाओगे। अगर आपकी 1 लाख रुपए सैलरी है तो कम से कम 20 से 30 हजार रुपए आपको देने ही देने हर महीने उसमें से, ठीक है। और अगर बच्चा है तो 40 हजार रुपए, और अगर एसेट्स भी हैं वो सब देखेंगे क्या है क्या। लोगों को लगता है हम शादी कर लेंगे, अरे नोच लेती भैया। आपको पता नहीं है किस लेवल पे जो ये रूल्स है ना, लॉज बहुत स्ट्रिक्ट है, और कई लोग इसको मैनिपुलेट भी करते हैं। एक रूल है कि अगर आप एक लाइफस्टाइल दे रहे हो पर्टिकुलर, तो शादी के तलाक के बाद आपको वही लाइफस्टाइल देनी पड़ेगी लड़की को। तो लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए आपको उतना ही पैसा नहीं, सिर्फ लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए, कि मतलब आपकी बंदी शादी के बाद कार से चल रही है या फिर अच्छे घर में रहने की आदत, तो आपको वो मेंटेन करके देना पड़ेगा उसका 70 से 80%। ये होता है। बच्चा नहीं हुआ तो आप अभी खत्म करो इसको। आपको भैया मैं नहीं रह पाऊंगा तुम्हारे साथ, सॉरी, खत्म करो। और ऐसे पार्टनर को ढूंढो, और कि जो अच्छा पार्टनर हो आपके लिए। और हो सकता है कमी आप में ही हो, क्योंकि कई लड़कियां अभी मेरे पॉडकास्ट सुनेंगे, खत्म कर देंगे अपने बॉयफ्रेंड। अरे भैया, हो सकता है आप ही प्रॉब्लम है, तो अपने आप को सही करो। ये मत सोचो कि मेरे पॉडकास्ट सुन लिए तो आपने कहा चलो ठीक, खत्म कर। अरे भैया, ऐसा नहीं होता है। हो सकता है आपके अंदर प्रॉब्लम हो, मेरे को क्लियर है कि मुझे क्या चाहिए। अगर आपको लगता है कि नहीं, मैं तो डोमिनेट करूंगी, मुझे तो लोगों को अटैक करना है, लोगों की फ्रीडम पे मेरे हिसाब से चीजें चलनी चाहिए, मैं दुनिया की रानी हूं और मेरे पीछे सब नौकर लगे हुए हैं, तो अगर इस तरीके का आपका है ना, तो बेटर है कि आप शादी मत करो। क्योंकि शादी के बाद आप किसी भी इंसान को जानवर नहीं बना सकते। आप ये समझ लें, आप कुत्ता पालोगे, आप कुत्ते को लात मारो, 2 घंटे बाद आके चाटने लगेगा। अब अपने पति को कुछ बोलो, वो नहीं सह पाएगा भैया। जबरदस्ती कोई क्यों सहेगा किसी की बात। आप जबरदस्ती सरकाज़म टॉन्ट मार रहे हो, आपके लिए इतना कुछ कहा, उसके बाद आप दोस्तों करते चले जा रहे हो कि तुम्हें यहाँ पसंद है, तुमको तो अकेले जाना पसंद है, तुमको तो यही करना पसंद है, यू लिव इन योर ओन लाइफ, अपनी ही जिंदगी तुमको बहुत अच्छी लगती है, अकेले रहते हो, ये रहते हो, वो रहते हो तुम्हारा। तो भाई तुमको क्या प्रॉब्लम है अकेले रहता हूँ?
तुमको क्या प्रॉब्लम है कि मैं अकेले में खुश रहता हूं, तो वो देख के लड़कियों को प्रॉब्लम होने लगती है कि तुम तो अकेले ही खुश रहते हो। ये प्रॉब्लम हो जाती है कि तुम तो अकेले ही खुश रहते हो, तुमको तो मेरी जरूरत ही नहीं है, तुम्हारी खुशी तो अकेले ही है, तुम तो खुद ही खुश रह रहते हो। तुमको मैंने देखा है, जब भी बात करो हंसते खेलते रहोगे, तो ऐसा लगता है मुझे मैंने कहा ऐसा नहीं है कि मुझे जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं, जरूरत नहीं है, जरूरत है, लेकिन आपके होने ना होने से मेरी खुशी का क्या मतलब भाई। तो इसमें प्रॉब्लम होने लगती है कि आप कैसे, मतलब तो बहुत टॉक्सिसिटी है। तो बहुत सोच समझ के देख के कि मुझे क्या चाहिए, मुझे किस तरीके की लड़की चाहिए, किस तरीके की फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, अगर इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी है कि नहीं है पहले वो देखो। मुझे क्या चाहिए कि मेरे हिसाब से मुझे कोई, मैं आपकी प्राइवेसी में दखल नहीं दूंगा, आप मेरी प्राइवेसी में दखल मत दो। आपको जो करना है वो करो, लेकिन मेरी प्राइवेसी में आप दखल मत दो कि मैं ये कर रहा हूं, मैं वो कर रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं, मैं वो कर रहा हूं। आपकी तरफ जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने पूरी कर दी है, उसके बाद आप अननेसेसरी डोमिनेट करोगे, अननेसेसरी फ्रीडम अगर आप मेरी कॉम्प्रोमाइज करोगे, अननेसेसरी आप मेरे को कंट्रोल करने की कोशिश करोगे, तो मैं कुत्ता नहीं हूं। बन गया कुत्ता, देखो बन गया, ये सब मेरे साथ नहीं है मामला। ये प्यार का पंचनामा वाला सीन नहीं है मेरे साथ, ठीक है। लात मार के बाहर भगाता हूं, मतलब लात तो नहीं मारूंगा ऑब्वियसली, बट काइंड ऑफ मेंटल लात मार के बाहर, भाई खत्म, नहीं चाहिए, चाहिए नहीं। क्योंकि आपकी कोई पहली चीज तो मेरे को अच्छे से रियलाइज है कि खुशी है नहीं, तो आपके होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये चीज बड़ी खतरनाक है। सेल्फ रियलाइजेशन के बाद आपको ये कॉन्फिडेंस आ जाता है कि आप अकेले रह सकते हो। अब उस अकेले में इतना मजा आ रहा होता है जिसकी कोई हद नहीं है। अब अकेले घूम रहे हो, अकेले नेचर, अब जैसे होता क्या है मैं बताता हूँ, लास्ट चीज बताऊँ। अगर मैं एक पार्क में वॉक कर रहा हूँ और एक नॉन स्पिरिचुअल आदमी, नॉन मेडिटेटिव आदमी वॉक कर रहा है, जिसने आज तक साधना नहीं करी है, मेरे को पेड़ से प्लेजर मिलेगा। पेड़ को अगर मैं देखूंगा ना, सिर्फ इफ आई जस्ट गेज द पेड़, गेज द ट्रीज, ऑटोमेटिकली मेरे को फील आएगी उसमें और मेरे को प्लेजर मिलेगा, और ऐसा लगता है कि ये सारे पेड़ मेरे को मिलकर खुश करना चाहते हैं। ये चीज नॉन मेडिटेटिव आदमी में नहीं होती है। एक नॉन मेडिटेटिव आदमी, एक नॉन स्पिरिचुअल आदमी अगर वॉक कर रहा है पार्क में, तो उसकी कुत्ते पे नजर नहीं जाएगी, उसके छोटे बच्चे घूम रहे होंगे उस पे नजर नहीं जाएगी, उसको पेड़ पे नजर नहीं जाएगी, वो अपना ही ख्यालों में घूमता रहेगा और उसको कोई फील नहीं आएगी। इसी वजह से लोग पहाड़ों पे जाके गांजा पीते हैं, क्योंकि पहाड़ इटसेल्फ इज अ गांजा। आप और क्या गांजा पी रहे हो वहां पे। तो वो फील जो है ना, वो एक बॉडी में छेद होते हैं, वो छेद बंद हो जाते हैं, तो जो प्राण है वो घुस नहीं पाता। अब प्राण घुसता नहीं है तो क्या होता है कि प्लेजर मिलता नहीं, आनंद मिलता है। इसको प्यार बोलते हैं, प्लेजर नहीं बोल सकते। इसी को प्यार बोलते हैं कि आप चल रहे हो, वॉक कर रहे हो, आप पहाड़ों पे जा रहे हो, बाइक से हो, और जो मुंह पे हवा पड़ रही है उसमें प्यार है। नॉर्मल आदमी के साथ ये नहीं होता है। जो नॉन मेडिटेटिव, वो क्या कहेगा, हवा चल रही है, उसको कुछ फील नहीं होगा, उसका ऐसा लगता है कि डिसेंसिटाइज्ड हो गया है वो। तो जब पोर्स खुल जाते हैं, वो अंदर के जो छेद हैं वो खुलने लगते हैं ना, नाड़ियां जब खुलने लगती हैं आपकी, तो क्या होता है कि आप एक पेड़ को छुओगे, सिर्फ अगर छू लिया आपने उस पेड़ को, तो पेड़ आपके साथ कम्युनिकेट करता है। इसको बोलते हैं नेचर के साथ कनेक्ट बनना, नेचर के साथ कनेक्ट फील होना। अभी सिर्फ आप बातों में बोलते हो कि मैं तो वो नेचर के साथ कनेक्ट हूं, नहीं, आपको लिटरली फील होगा कि आप नेचर के साथ कनेक्ट हो। तो जब वहां से ही आदमी को मजे आने लगे, वहीं से प्यार की अनुभूति होने लगी आदमी को, उसको पता चल जाएगा प्यार क्या है। ये प्यार नहीं है, ये लॉ ऑफ ट्रांजैक्शन है। रिलेशनशिप इज नथिंग बट अ लॉ ऑफ ट्रांजैक्शन। आपने मेरे लिए ये किया, मैं आपके लिए इतना करूंगा, और अगर आपने नहीं किया तो मुझे लड़ाई होगी। मैंने आपके लिए नहीं किया तो आपको प्रॉब्लम होगी कि आपने रात भर मेरे साथ एक बार बात करी, मैं टेंशन में था। अब अगर आपको टेंशन है तो अब मुझे भी रात भर बात करनी पड़ेगी, चाहे मेरा मन करे चाहे ना करे, ठीक है। तो ये सब कुछ होता है, एक हाथ दे एक हाथ ले, गिव एंड टेक। और इसी वजह से लोग साथ में आजकल नहीं रह पा रहे हैं, क्योंकि लोग सोच के जाते हैं फ्रेगमेंट रियलिटी का। वो फ्रेगमेंट क्या है, सेक्स करेंगे, हक करके सोएंगे, किसी करेंगे, ये करेंगे, ये स्टाइल, डॉगी स्टाइल, मिशनरी स्टाइल, 69, ये वो सब करके कुछ नहीं होता उससे। इट्स लाइक कैंडी, खत्म हो गया।
चूस चूस के खत्म हो गए, उसके बाद वो कैंडी खत्म हो जाती है, अब आपको उससे प्यार है लड़की को, लेकिन प्लेजर नहीं मिल रहा। जैसे आप सिगरेट पी रहे हो तो आपको हर सिगरेट में प्लेजर नहीं मिलता है, लेकिन आप फिर भी पी रहे हो क्योंकि आप अटैच्ड हो सिगरेट से, आपके अंदर आदतें पड़ी हुई हैं। वैसे ही आदमी को सामने वाले की आदत पड़ जाती है, वो उससे प्लेजर नहीं सिक्रीट हो रहा है, उससे प्यार नहीं सिक्रीट हो रहा है, उससे कुछ सिक्रीट नहीं हो रहा है, बट वो छोड़ नहीं पाएगा, वो अपने बच्चों को छोड़ नहीं पाएगा क्योंकि बच्चों की आदत लग गई है, वो अपनी पत्नी को छोड़ नहीं पाएगा, आदत लग गई। जब तक उसको ये रियलाइज नहीं होगा कि वो कौन है, उसकी इस दुनिया में क्या वैल्यू है, उसका क्या पहचान है, एक्चुअली वास्तविकता में क्या वो शरीर है, क्या वो मन है, क्या वो बुद्धि है, क्या वो अहंकार है, क्या वो इंद्रियां हैं, वो है क्या, और वो जो कुछ भी है अगर मान लो पता चलता है उसका इस यूनिवर्स में क्या वैल्यू है, क्या वही सोर्स है इस पूरे के पूरे सौर मंडल का, सारी आकाश गंगाओं का, ग्रेविटी का, सब कुछ हर चीज का, एटॉमिक लेवल पे जो चीज है उसका, और जो सब एटॉमिक लेवल पे वो चीज है उसका, क्या वही हर चीज सोर्स है, और वो सोर्स और मैं क्या एक ही हूं? हाँ, अगर आपको ये समझ में आ जाए कि हाँ वो मैं, लोग कहते हैं हु एम आई करनी, हु एम आई कहते हैं लोग, हु एम आई यात्रा है, ये हु एम आई में कोई आंसर नहीं देना होता। मैंने कहा घोचू, हु एम आई कोई यात्रा नहीं है, मेरी बात ध्यान से सुनना। आप सोचो, आप घर से निकले और आप ओला वाले बैठे और ओला से बोलने लगे चल फटाफट छोड़ दे भाई, फटाफट छोड़ दे। ऑटो वाले साहब ने बोला फटाफट छोड़ दे, तो कहेगा जाना कहां है? जब आपको यही नहीं पता जाना कहां है, तो यात्रा किस बात की कर रहे हो? हु एम आई एक यात्रा है, इसमें लगे रहो। अरे भैया, हु एम आई का मतलब है कि तुमको यह पता चल जाए कि तुम शरीर नहीं हो और तुम इस यूनिवर्स में सोर्स ऑफ क्रिएशन हो। अब तुम्हारी बुद्धि बीच में आएगी, वो कहेगी क्या बात कर रहे हो, क्या मैं ये पेड़ हूं, ये लकड़ी हूं मैं, क्या मैं ये मेटल हूं, क्या ये अग्नि हूं मैं, क्या ये सामने वाला इंसान जो इतना टॉक्सिक है, आतंकवादी है, क्या मैं ये हूं, क्या मैं आतंकवादी भी हूं? तो धीरे धीरे जब ये सारे क्वेश्चंस खत्म होने लगेंगे, उसके बाद जब धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करते रहोगे, अष्टवक्र गीता पढ़ोगे, सत्य की बातें सुनोगे, उपनिषद पढ़ोगे, या नहीं भी पढ़ते हो, अगर आप ऑब्जर्व करोगे सिर्फ, कि आप देखोगे कि हाँ एक्चुअली में अगर आप एवोल्यूशन देखो अपनी कंडीशनिंग हटा के, तो आपको समझ में आ जाएगा कि आप क्या हो। क्योंकि एवोल्यूशन जो थ्योरी है वो रियलिस्टिक थ्योरी है। आप देखो, अगर आप कुछ भी क्वेश्चन करोगे, आपको वही आखिरी में मिलेगा कि दिख अलग अलग रहा है, सुनाई अलग अलग देता है, स्वाद अलग अलग है, महक अलग अलग है, स्पर्श अलग अलग है, पर ये सब कुछ रियलिटी के एक फ्रेगमेंट है, जो रियलिटी के और भी फ्रेगमेंट है। ये तो 5 सेंसेस है सिर्फ, अभी और भी सेंसेस होते, 12 13 14 पता नहीं कितने, 40-50 सेंसेस लगा दोगे ना, अलग अलग रियलिटी दिखने लग जाएगी। जो रियलिटी आज तक मौजूद ही नहीं थी वो दिखने लग जाएगी। आपको ये कहां है, वो एक्चुअली वहां आई नहीं है, वो तो आपने सेंसेस लगाया, छठा सेंस या 7वां 8वां सेंस, तो वो दिखने लगी। तो अभी आपको रियलिटी के 5 फ्रेगमेंट दिख रहे हैं, 5 टुकड़े दिखते हैं, लेकिन वो पूरी रियलिटी नहीं है, वो कंप्लीट रियलिटी नहीं है। इनफैक्ट कंप्लीट रियलिटी में जाना ही नहीं है, क्योंकि कंप्लीट रियलिटी के लिए अनगिनत सेंसेस चाहिए। आपको यह समझना है कि रियलिटी का सोर्स क्या है, जो आखिरी तत्व है, तत्व मसीह, अहम ब्रह्मस्मि, तत्व तुम ही वो हो, यू आर दैट, शिवो भी हम, शिवो हम, आपने सुना होगा, तुम ही सब कुछ हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम भगवान हो, तुम्हारे अंदर पावर है, पावर नहीं है तुम्हारे अंदर कोई, तुम ही वो हो। और लोग कहते हैं कि अच्छा ठीक है, तो ये जो भगवान सारे आए, इनके पास इतनी ताकतें थी, वो कैसे आई? ये सिंपल सा कहने का मतलब है कि आपके घर में कोई अटैक कर रहा है और आपके घर में मिसाइल रखी हुई है, बंदूकें रखी हुई हैं, लेकिन आपको पता नहीं है बंदूकें कहाँ रखी हैं, मिसाइलें कहाँ रखी हैं, तोपें कहाँ रखी हैं, और उस तोपों को निकाले कैसे ये नहीं पता है। जो भी लोग आए, जिनको भी सिद्धियां प्राप्त हुई, पावर्स प्राप्त हुई, और जो ये सारे जो आपके भगवान है ये बन गए,
वो भी एक मनुष्य थे कभी ना कभी, और उन्होंने पता है कि उनको कहाँ पता था कि उनको ये पता था कि ये तोपें हैं, ये जो सारी चीज़ें हैं ये कहाँ रखी हैं, तो उन्होंने वो निकालना चालू कर दिया। आपके ही घर में वो सारी चीज़ें रखी हैं और आपके शरीर के अंदर ही वो सारी चीज़ें हैं, लेकिन आपको पता नहीं है कि वो कहाँ है। तो आप एक अपने आप को पावर, तो अब पावर डायनेमिक्स नहीं खेलने हैं यहाँ पे। नेवर गो फॉर द पावर, ऑलवेज अंडरस्टैंड कि इफ यू विल गेट द पावर इट्स नो यूज, यू नीड टू अंडरस्टैंड हु आर यू। वंस यू अंडरस्टैंड तो ये सारे जो क्लटर्डनेस है ना, ये आप रिलेशनशिप खत्म कर दोगे एक सेकंड के लिए। रिलेशनशिप टॉक्सिक हो रहा है तो आप खत्म कर पाओगे, आप समझ पाओगे कि हाँ मैं जो हूं ना, मैं, आपके अंदर एक पावर आ जाती है, एक विल पावर आती है, एक क्या बोलते हैं आत्मबल। अगर आपको लाना है ना आत्मबल, तो आत्मा को समझो, वहां से जो बल आता है उसके बाद उस बल से ऊपर कोई बल नहीं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।